So my dear students, so second condition for absorbing microwave radiation is the molecule should be in the gaseous state. The molecule should be in the gaseous state. फाइन. सो फर्स्ट वाला कंडीशन क्या था, मॉलिक्यूल के पास होना चाहिए परमानेंट डायपोल मूवमेंट. और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स एक तो जिनके पास होना चाहिए पोलर डायपोल मूवमेंट प्लस उनके पास वो किस स्टेट में होने चाहिए, गैसियस स्टेट. ठीक है. सो वी कैन से प्योर rotation spectra offers a powerful method for determining molecular parameters of simple molecules in the gaseous phase. Fine. It may be emphasized that the rotational spectra are not observed in liquid and solid state because the rotational energy levels are not quantized in these states. So this is the reason why the molecules should be in the gaseous state only, because the energy levels of rotational spectra of फाइन और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा उनकी जो रोटेशनल एनर्जी लेवल्स है दोज आर क्वांटाइज्ड ओनली इन द गैसियस स्टेट. फाइन. सो ओनली दोज, आपको पता है स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि वही एक्सेप्टेड है स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो क्वांटाइज्ड होना चाहिए, जो क्वांटाइज्ड जिनकी एनर्जी गैप सेम होनी चाहिए. यही नहीं कि पहले कुछ और फिर उसके बाद ज़्यादा फिर कम. ठीक है. तो कांस्टेंट गैप होना चाहिए बिटवीन द एनर्जी लेवल्स. सो दिस इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स. फाइन. सो दो कंडीशंस आपने देखे. पहले आपने देखा ये माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी या रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है और स्पेक्ट्रा क्या होता है. उसके बाद आपने देखी कंडीशंस क्या होने चाहिए. तो मॉलिक्यूल के पास होना चाहिए परमानेंट डायपोल मूवमेंट प्लस मॉलिक्यूल शुड बी इन द गैसियस स्टेट. These are very important things which you must remember for the conditions for absorbing microwave radiation. So for example, if I will tell you which of the following molecules are microwave active molecules, I am giving you examples. H2O, but in the solid state, H2O in vapor phase, and H2O in solid phase, and फोर्थ वाला ऑप्शन होगा all of the above. ठीक है. ये फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम में क्वेश्चन होगा, आपको बताया जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स और विच ऑफ द फॉलोइंग फेज ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज माइक्रोवेव एक्टिव और रोटेशनल एक्टिव मॉलिक्यूल. सो आप किसको टेक करेंगे. सो आपको पता है मॉलिक्यूल के पास होना चाहिए परमानेंट डायपोल मूवमेंट. वो तो सारे वाटर हैं, वो तो सबके पास है ना. एक ही सॉरी इट्स वाटर H2O, तो वो तो हर एक के पास है क्योंकि सारे वाटर ही है. ठीक है. तो आप इसको करेंगे टिक. बट आपको दूसरा कंडीशन भी देखना है, मॉलिक्यूल शुड बी इन द गैसियस स्टेट. सो आप किसको टिक करेंगे. सो ओनली एंड ओनली वेपर फेज. सो दिस इज माइक्रोवेव एक्टिव. क्यों. इसके पास एक तो डायपोल मूवमेंट है H2 और O और H. ठीक है. तो डायपोल मूवमेंट क्योंकि इसके पास नेगेटिव इसके पास पॉजिटिव, तो डायपोल मूवमेंट, सेपरेशन ऑफ चार्ज, सो डायपोल मूवमेंट, परमानेंट डायपोल मूवमेंट प्लस मॉलिक्यूल इज इन द वेपर फेज और वी कैन से इन द गैसियस फेज. फाइन. तो होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. नाउ लेट्स प्रोसीड. नाउ लेट्स सॉरी. सो रोटेशनल और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल. ठीक है. हम इसको देखते हैं, हम प्लॉट करते हैं, बनाते हैं माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा और रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल. तो इससे पहले हमें कैलकुलेशंस देखना है क्या है, फिर उसके बाद देख लेते हैं ये माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा को ड्रा करते हैं. तो हम लेते हैं एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल. लेट्स टेक एनी डायएटॉमिक मॉलिक्यूल. डायएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसके पास दो एटम्स हैं और कनेक्टेड बाय अ इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस R. ठीक है. तो दिस इज M1. इस एटम के लिए मास M1 है और इसके लिए M2 है. तो ये R किसके बराबर, R1 है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू द सेंटर ऑफ द एटम 1. ठीक है. न्यूक्लियर ऑफ एटम 1. तो आप इसको R1 करते हो और इसको R2 करते हैं, इसकी डिस्टेंस. ठीक है. सेंटर से बिटवीन टू एटम्स. ठीक है. और टोटल जो R है ना इस R1 is equal to R1 plus R2. ठीक है.
सो फिगर क्या है, फिगर है रोटेशन ऑफ ए डायएटॉमिक मॉलिक्यूल अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है ना, ये रोटेशन करता है, देखो मॉलिक्यूल ऐसे रोटेट करता है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे रोटेट करता है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल कैसे रोटेट करता है, ऐसे रोटेट करता है, ठीक है। सो दिस मॉलिक्यूल इट्स रोटेटिंग अलोंग इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बैलेंस होता है, I1 इज इक्वल टू I2, और ये तब होगा जब मास इक्वल होगा, M1 होगा बराबर M2 के बराबर। तो जब M1 होगा M2 के बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बैलेंस होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है, जहाँ पर क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बैलेंस होता है। तो ये किसके बराबर होगा, M1 R1 स्क्वायर इज इक्वल टू M2 R2 स्क्वायर, क्योंकि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I होता है बराबर मास मल्टीप्लाइड बाय द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। सो मास M1 इंटू R1 स्क्वायर इज इक्वल टू M2 R2 स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो गया, ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल कैसे रोटेशन दिखाता है, ठीक है, अलोंग इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कब सेंटर पर आएगा, जब मास दोनों बराबर होंगे। अगर अनइक्वल होगा तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। यानी अगर ये ज़्यादा होगा तो ये किसके क्लोज में आएगा, बिल्कुल इसी के क्लोज, ये इधर शिफ्ट होगा। अगर ये ज़्यादा होगा तो इधर आएगा, क्योंकि इन दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें मास अगर ज़्यादा होगा तो इसका आर कम आएगा, ठीक है, तो इसका आर ज़्यादा आएगा क्योंकि इसका मास कम होगा, इन केस के जब देयर विल बी द डिफरेंस इन द मास। फाइन। सो आप याद रखो ऐसे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस सिस्टम में, इस डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए कहाँ पर है, बिटवीन द टू एटम्स, ठीक है, एट द सेंटर। फाइन, क्योंकि मास बराबर है। सो लेट्स the center of gravity आप ऐसे लिख सकते हो, it is defined by the equality of the moments of inertia about it, ठीक है, that's m1 r1 square is equal to m2 r2 square. So the rotational energy levels of, हम क्या करें, हमें rotational energy levels निकालना है। the rotational energy levels of a rigid rotor, ये rigid rotor है, ठीक है, rigid मतलब इसका कोई बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है, ठीक है, rigid रोटर हो गए जो रोटेशन दिखाता हो, ठीक है। सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोटर यानी जो रोटेशन दिखाता हो, ठीक है। सो वो मैं सेपरेट लेक्चर में बनाऊंगी वीडियो आपके लिए, या ऑनलाइन क्लास में बताऊंगी, ठीक है। तो उसके लिए और डिटेल में हमें देखना है ये रिजिड रोटर्स या रोटर्स के क्या टाइप्स है, ठीक है, ये भी एग्जाम में आ सकता है, वो हम अलग सेपरेट टॉपिक देखते हैं। इस समय आप इतना याद रखो, जो रिजिड रोटर होता है ये क्या होता है, ये अपना जो शेप है इसको बिल्कुल भी डिस्टॉर्ट नहीं होता है, ठीक है, रिजिड होता है, और प्लस जो रोटेशन दिखाता हो, ठीक है। सो द रोटेशन एनर्जी लेवल्स ऑफ ए रिजिड रोटर या डायएटॉमिक मॉलिक्यूल may be obtained by solving the appropriate Schrödinger equation, जो आपको पता ही है। and the classical expression, याद रखना मैं क्या बता रही हूँ, and the classical expression for the energy of this diatomic molecule or rigid rotor about any axis. So the classical expression for the energy of a body about an axis is E is equal to, rather आप ऐसे लिख सकते हो, ER means rotational energy, but the classical expression make sure आपको पता होगा कि there are two concepts, classical concept and mechanical concept, quantum mechanical concept. So classical expression मैं आपको बता रही हूँ, that classical expression is ER is equal to 1 divided by 2 I into omega square. This I आपको पता है it's a moment of inertia, ठीक है, and this omega ये क्या है, ये है angular velocity, क्या है, angular velocity, and ये किस में आप मेजर करते हो, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, ये किस में, दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, और ये किस में आप मेजर करते हो, रेडियन पर सेकेंड, एंड आई ए इज द कॉरस्पॉन्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो आप इस इक्वेशन को आप करोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है, इसके बाद यू कैन राइट इट डाउन, ई आर इज इक्वल टू 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर, आप इसको ऐसे करोगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बोथ, किस, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट को डिवाइड भी करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से, एंड मल्टीपल भी करो, ठीक है, क्यों, आपको आगे समझ आएगा। सो ई आर इज इक्वल टू 1/2 आई इंटू ओमेगा होल स्क्वायर, ठीक है, नीचे क्या है, डिवाइड बाई आई, ठीक है, दोनों को स्क्वायर है, आई को भी ओमेगा को भी, तो इसको मैंने किया होल स्क्वायर। तो ये हमने क्यों किया, वी नो दैट
क्या जो L होता है बराबर, ये किसके बराबर होते हैं, I इंटू ओमेगा। ठीक है, L किसके बराबर होता है, I इंटू ओमेगा। ये L को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। L क्या है, एंगुलर, ये आपको सारा पता है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, और ये इसकी क्लासिकल एक्सप्रेशन है एंगुलर मोमेंटम की। ये भी वाली क्या थी, क्लासिकल एक्सप्रेशन। तो ये भी क्या है, क्लासिकल एक्सप्रेशन ऑफ दिस एंगुलर मोमेंटम। इट्स ऑलवेज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ व्हाट, एंगुलर मोमेंटम I, मोमेंटम इनर्शिया I एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है ना। तो आप इसको देख सकते हैं, इक्वेशन नंबर सेकंड क्या बनेगी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड क्या बनेगी। सो सबस्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर सेकंड, ER इज इक्वल टू 1/2 L स्क्वायर डिवाइडेड बाई I, L स्क्वायर डिवाइडेड बाई I। ठीक है ना, L स्क्वायर डिवाइडेड बाई I। सो इसको करेंगे इक्वेशन नंबर क्या, थर्ड। नाउ हम फिर से ढूंढेंगे कि जो क्वांटम मैकेनिक्स से जो एक्सप्रेशन, क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L, दिस वाज क्लासिकल एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो क्वांटम मैकेनिकली जो, याद रखना मैं क्या बता रही हूँ, आप लिख सकते हो फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स एंगुलर मोमेंटम L ऑफ ए बॉडी हैविंग 3 डायमेंशनल मोशन। याद रखना, फ्रॉम क्वांटम मैकेनिक्स एंगुलर मोमेंटम L of a body having 3 बॉडी मतलब रोटर डायटोमिक मॉलिक्यूल जो रोटेशन दिखाता हो, रिजिड रोटर ऑफ ए बॉडी हैविंग 3D मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन इज गिवन बाय, ये आपने पहली बार सुना होगा। दिस L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ J इंटू J+1 इंटू H क्रॉस। ठीक है, सो व्हाट आर डिफरेंट पैरामीटर्स इन दिस इक्वेशन, वेयर H क्रॉस किसके बराबर होते हैं, H/2π। ठीक है, ये भी पता होगा आपको। दिस H को क्या बोलते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, PLANK, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसका भी वैल्यू आपको पता होगा, लेट मी राइट इट डाउन, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, अब L तो आपको पता है, L क्या है, एंगुलर मोमेंटम। L क्या है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, नाउ द डिफरेंट पैरामीटर विच इज़ न्यू फॉर यू, दैट्स J जो है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। इसको बोलते हैं, J इज कॉल्ड रोटेशनल क्वांटम नंबर, रोटेशनल क्वांटम नंबर। अभी तक आपने वो वाले क्वांटम नंबर्स देखे, तो आपको नहीं पता था और भी क्वांटम नंबर्स है आपको देखने आगे। सो दिस J वैसे आपको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी वाइब्रेशन क्वांटम नंबर मिल सकता है, ऐसे ही आपको रोटेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो J होता है ना, J को बोलते हैं रोटेशनल क्वांटम नंबर। J को क्या बोलते हैं, रोटेशनल क्वांटम नंबर। याद रखना दिस टर्मिनोलॉजी, J को बोलते हैं रोटेशनल क्वांटम नंबर, एंड दिस J इट कैन बी 0, 1, 2, 3 एंड डैश डैश डैश, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, सो याद रखना, J को बोलते हैं रोटेशनल क्वांटम नंबर, और ये किसके बराबर होता है, 0, 1, 2, 3 डैश डैश। ठीक है, सो सबस्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन नंबर थर्ड। L का वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में दे दो। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, आप इसको यहाँ लिख सकते हो, L स्क्वायर इज इक्वल टू J इंटू J+1 इंटू H क्रॉस स्क्वायर, लिख सकते हो ना। ठीक है, सॉरी, ओके सॉरी, इट्स करेक्ट, बट जो H है ना, ये रूट के बाहर है इधर। ठीक है, इट्स L इज इक्वल टू अंडर रूट J इंटू J+1 इंटू H क्रॉस। याद रखना, H क्रॉस रूट के बाहर है। ठीक है, इसलिए ये वाला ठीक है, L स्क्वायर इज इक्वल टू J इंटू J+1 इंटू H क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, सो जब आप वैल्यू सबस्टिट्यूट करते हो ना इक्वेशन नंबर थर्ड में, आप खुद से कर लो, ER इज इक्वल टू 1/2 L स्क्वायर का वैल्यू दे दो। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ L स्क्वायर किया क्योंकि आपको यहाँ L स्क्वायर चाहिए था। सो सीधे J इंटू J+1 इंटू H क्रॉस स्क्वायर, और अपना नीचे क्या है, I। ठीक है, सो ER इज इक्वल टू 1/2 I, है कि नहीं, J इंटू J+1, H क्रॉस का अपना वैल्यू दे दो, H क्रॉस क्या है, H/2π। सो जब आप इसको वैल्यू देते हो, वो बन जाता है H स्क्वायर डिवाइड बाई 4π स्क्वायर। ठीक है ना, 2π को स्क्वायर हो गया 4π स्क्वायर। सो ER इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई आप ऐसे 8। ठीक है, 4 to 8,
4 2 और 8, तो 1/8, ठीक है, आप इसको वैल्यू दे दो 1/8, या आप इसको ऐसे लिखो h² डिवाइड बाई 8π² I इंटू C इंटू J प्लस 1. दिस इज rotational energy of a diatomic molecule, but इसका यूनिट क्या है? दिस इज द एनर्जी इन किस में? जूल्स. ये जूल्स में है, ये एनर्जी किस में है? जूल्स में. सो व्हाट आर, अगर इस इक्वेशन को देख लेंगे, इसमें जो रोटेशन एनर्जी लेवल है ना, रोटेशन एनर्जी जो है ना, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रोटेशनल क्वांटम नंबर जे को इंक्रीज करो एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगी. ऑब्वियसली बात है, जब हायर एनर्जी लेवल्स उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी दैन दैट ऑफ द लोअर एनर्जी लेवल्स. जो जितना जे ज़्यादा होगा 1 2 3 4 5 6, तो उतनी ही एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा. ठीक है. और एनर्जी इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा यानी मास ज़्यादा होगा या डिस्टेंस ज़्यादा होगा. तो मास अगर ज़्यादा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा होगा. तो हैवी एटम्स में जो एनर्जी होगी ना वो क्या होगी? कम होगी. ठीक है ना. तो ये हम आगे और डिस्कस करेंगे इसको फर्दर. बट इट्स कस्टमरी, ठीक है, it's not a concept but it's customary to express the energy in centimeter inverse rather than in joules. So ये कैसे हम करते हैं? This is done by dividing energy in joules by h into c. जो एनर्जी है इन जूल्स है, इस पूरे को हमें डिवाइड करना है h into c. तो आपकी जो एनर्जी है होती है ना, वो डायरेक्टली आपको किस में आती है? सेंटीमीटर इनवर्स में. ठीक है. ये एक ट्रिक है, आप अच्छे से कर लेना घर पर. ठीक है. और आप कॉपी पर देख लेना खुद से. अगर ज़्यादा इंटरेस्ट हो आप कर सकते हो, वरना इतना काफ़ी है. जब आप इस एनर्जी को जूल्स को डिवाइड करते हो h into c, आपको ये आती है किस में? सेंटीमीटर इनवर्स में. लेट्स डू इट. मैं यहाँ करती हूँ. तो जब आप करते हो आप लिखते हो ई जे रोटेशनल एनर्जी, ठीक है, या ई आर डिवाइड पे एच इंटू सी किसके बराबर? एच डिवाइड पे 8π², 8π लिखती कुछ और हूँ बोलती कुछ और हूँ. 8 डिवाइड बाई h² I इंटू सी, ठीक है, इंटू जे प्लस 1. ठीक है ना. तो ये c क्या है? c इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट. c क्या है? जब आपने इसको डिवाइड किया आपको ये मिल गया. c है वेलोसिटी ऑफ लाइट. ठीक है. तो आप इसको इस टर्म को सीधे लिख सकते हो ई जे इन सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है. या ई आर, चलो आपने आर रखा वरना ई जे भी ठीक था. ई आर इन सेंटीमीटर इनवर्स. ये क्या था? ई आर इन जूल्स. ये क्या है? ई आर इन सेंटीमीटर इनवर्स. ई आर इन सेंटीमीटर इनवर्स हो गया ई आर डिवाइड बाई एच टू सी. ठीक है. तो आपको ये निकलता है यही. ठीक है. लेकिन यहाँ मैं कुछ चेंज करती हूँ, आपको और सिंपल बनाते हैं. मैं लिखूँगी बी जे इंटू जे प्लस 1. ठीक है. नाउ व्हाट्स दिस बी? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ठीक है. This is very important parameter in rotational spectroscopy. This B is called rotational constant. Please make the difference between rotational quantum number and rotational constant. This is called a rotational constant. And this is equal to, ये खुद किसके बराबर आपने रखा? ये है बराबर h डिवाइड बाई 8π² I इंटू सी, है ना. सो इज कॉल्ड रोटेशनल कांस्टेंट. और ये आपने किसके बराबर रखा? h डिवाइड बाई 8π² I इंटू सी. मेक श्योर आप इसको लर्न करेंगे, आप इसको याद रखेंगे ज़बानी कि b किसके बराबर होते? b को बोलते हैं रोटेशनल कांस्टेंट और j को बोलते हैं रोटेशनल क्वांटम नंबर. ठीक है. मेक द डिफरेंस. एंड इट हैज़ अ यूनिट्स एज द वेव नंबर. इसका जो यूनिट होता है ना वो वेव नंबर को जैसे होता है, जैसे सेंटीमीटर इनवर्स. सो बी का भी जो यूनिट होगा ना वो क्या होगा? सेंटीमीटर इनवर्स. फाइन. और हमारी जो फाइनल एक्सप्रेशन है ना ई जे या ई और आपने लिखा इन सेंटीमीटर इनवर्स, वो किसके बराबर है? अब बी जे इंटू जे प्लस 1. दिस इज़ द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ रोटेशनल एनर्जी. ठीक है. जिससे हम क्या प्लॉट करेंगे? रोटेशनल स्पेक्ट्रम और माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा या माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम. ठीक है ना. तो कैसे प्रोसीड करेंगे? आपको वैल्यूज़ देने हैं. ठीक है. सो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ द पैटर्न, आप ऐसे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ द पैटर्न ऑफ रोटेशनल एनर्जी लेवल्स फॉर रोटर या फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर्स. ठीक है.
obtain will be shown as, ठीक है, या आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 द pattern of rotational, it's for you I am writing, the pattern of rotational energy levels obtain will be shown as, ठीक है। कैसे आप करोगे? देखो आप कैसे करोगे, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है ना, आपको इसमें डिफरेंट वैल्यूज देने हैं। आपको करना है सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ j इज इक्वल टू 0, सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ j इज इक्वल टू 1, लेकिन आपको ये खुद करना है। अगर मैं करूँगी तो मेरा ये बहुत वीडियो लॉन्ग बन जाएगा, ठीक है। तो j इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 3, तो आपको करना है कब तक, आप 7 तक करना है ये, ठीक है। j इज इक्वल टू 7 या j इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो जब आप ये वैल्यूज़ निकालते हो आपको एनर्जी का भी वैल्यू निकलता है। जैसे जब आप J को 0 करते हो आपकी जो एनर्जी ER है ये निकलता है बराबर किसके बराबर, ये निकलता है आपको बराबर 0। वैसे जब J को 0 देते हो ये 0 ही निकलता है। तो जब J को 1 करते हो ER आपको निकलता है बराबर 2B के बराबर। B ऐसे ही रखना, ठीक है। 2 1 + 1 हो गया 2, 2 × 1 हो गया 2, × B हो गया 2B, ठीक है। तो जब 2 करते हो ये किसके बराबर हो, ER किसके बराबर निकलता है आपको 6B, तो इस केस में आपको 12B, ठीक है। ऐसे ही डैश 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 आप ये कर लेना। अब मैं डायरेक्ट दिस इज़ द रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ रिजिड डायटोम। जब आप इनका वैल्यूज़ देते हो आप बिल्कुल ऐसे बनाना, एनर्जी ऐसे इंक्रीज होती है और यहाँ से J का वैल्यू देते हो, यहाँ से एनर्जी। तो जब J 0 होता है 0, J1 2B, J2 6B, आपको बिल्कुल ये कर लेना है, फाइन। तो J3 12, J4 20B, J5 उसके बाद 30B, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2B है, डिफरेंस जब आप देखते हो, और ये 4B है, 6B है, 8B है, 10B है, ठीक है। बिल्कुल इसको स्क्रीनशॉट उठाना और कर लेना, ठीक है। तो इसके बाद evidently the energy spectrum between neighboring energy levels increases as J increases। ये तो आप देख लेंगे, ठीक है। फिगर देख लेना, जितना J इंक्रीज होता है एनर्जी गैप भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, फाइन। सो रोटेशनल कांस्टेंट क्या है, वो B इज इक्वल टू H डिवाइड बाई 8 पाई स्क्वायर I इंटू C। ये क्या है, ये डिक्रीज, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है, ठीक है। ये डिक्रीज होता है, दिस आर द इंपॉर्टेंट नोट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फ्रॉम दिस लेक्चर, ठीक है। सो द रोटेशनल कांस्टेंट डिक्रीजेज एज I इंक्रीजेज, ठीक है। I डिक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, ये इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा। दस फॉर मॉलिक्यूल्स हैविंग लार्ज वैल्यू ऑफ I रोटेशनल एनर्जी लेवल से भी क्लोज्ड स्पेस्ड, ठीक है, क्योंकि एनर्जी गैप कम होगा। नाउ एनर्जी ऑफ फोटॉन रिक्वायर्ड फॉर ट्रांजिशन J to J+1। अगर हम ट्रांजिशन करेंगे, रोटेशनल ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक, J का वैल्यू होगा J to J+1, ठीक है। तो आपको याद रखना है स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल और सिलेक्शन रूल, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये तो एक आपने कंडीशन में देखा कि परमानेंट डायपोल मोमेंट होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन में आएगा। लेकिन स्पेसिफिक सिलेक्शन रूल में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डेल्टा J है ना, डेल्टा J मतलब रोटेशन कांस्टेंट नंबर, ये सिर्फ चेंज होना चाहिए 1, ठीक है। सो ट्रांजिशन ये स्पेसिफिक रूल है, ठीक है, ये ऑलरेडी डिस्कवर किया हुआ है, ठीक है। सो द ट्रांजिशन डेल्टा J इक्वल टू +1 कॉरस्पॉन्ड्स टू एब्जॉर्प्शन एंड -1 क्या हो गया, इमिशन, ठीक है, ये तो आपको पता है। ऑल्सो ट्रांजिशन फ्रॉम J to J+1 आर अलाउड ट्रांजिशन स्पेक्ट्रोस्कोपिकली, ये मैंने फोटोकेमिस्ट्री में आपको समझाया व्हाट आर अलाउड ट्रांजिशन एंड फॉरबिडन ट्रांजिशन, ठीक है। बट द ट्रांजिशंस फ्रॉम J to J+2, J+3, J+4 एक्स्ट्रा आर स्पेक्ट्रोस्कोपिकली फॉरबिडन ट्रांजिशन, क्योंकि इन वाले केस में आपको डेल्टा J है ना, वो +-1 नहीं निकलेगा, वो +-2 निकलेगा, +-3, +-4, ठीक है, वो अलाउड नहीं है। तो अलाउड कौन है, सिर्फ जहाँ पर सिर्फ 1 चेंज होगा, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। सो हमारा क्वेश्चन था एनर्जी ऑफ फोटॉन रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन J to J+1। देखो कैसे करते हैं, एनर्जी ऑफ ए फोटॉन रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिशन फ्रॉम J to J+1, वो क्या मतलब हो गया, डेल्टा E J to J+1, ठीक है। तो आप इनका वैल्यू देना, ठीक है, HCB इंटू J+1, ये हो गया E2 - E1 या E1 - E0, ठीक है,
है ना, क्योंकि ई इन सेंटीमीटर इनवर्स में आप ये कर रहे हैं वो किसके बराबर है, SCB इंटू जे प्लस वन। ठीक है, तो J इंटू जे प्लस वन है ओरिजिनल इक्वेशन। तो अगर हायर एनर्जी लेवल होगा तो J को 1 इंक्रीज करना है। ठीक है, क्योंकि J टू J प्लस वन, J जहाँ पर J है उसको प्लस वन करो, इधर J है उसको प्लस वन, एक वन अपना ऑलरेडी है J इंटू जे प्लस वन। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ यही आएगा J इंटू जे प्लस वन, क्योंकि ओरिजिनल इक्वेशन है। ठीक है, तो जब आप इसका सारा वैल्यू देते हो, आपकी जो एनर्जी है ना वो किसके बराबर निकलती है, गैप बिटवीन द ट्रांजिशन वो किसके बराबर निकलता है, 2B इंटू जे प्लस वन। ये इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर आप कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तक एनर्जी है, उसके बाद वेव नंबर में अगर आपको ये कन्वर्ट करना है, आपने इसको लैम्डा डिवाइड किया है। ठीक है, तो आपका ये निकलता है बराबर 2BJ इंटू जे प्लस वन। ठीक है, तो इसके बाद हमें क्या कर लेना है, तो इसके बाद जब आप इस इक्वेशन में पुट करते हो J का वैल्यू 0, 1, 2, ठीक है, इन दिस इक्वेशन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ द अलाउड ट्रांजिशन बिटवीन द रोटेशन एनर्जी लेवल्स विल बी ऑब्टेन, क्योंकि हमें देखना है ये कैसे क्वांटाइज्ड है। ठीक है, तो क्योंकि क्वांटाइज्ड कैसे है, देखो ये है यहाँ पर 2B, वो जो गैप है यहाँ 4B गैप, 6B, 8B, 10B, तो इनके बीच में आपको सिर्फ ट्रांजिशन होता है 1, 1 चेंज होता है, 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5। ठीक है, तो इनके बीच में आपको कांस्टेंट गैप मिलता है। Fine. So important thing is कि the important feature of pure rotational spectrum is that every two successive lines have a constant difference of wave number and that wave number is equal to 2B। देखो अगर आप यहाँ से यहाँ तक गैप का देखोगे ये 2B है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक देखो ये भी क्या आएगा 2B, 6 - 4 हो गया 2B, 8 - 4 हो गया 2B, 10 - 4 हो गया 2B। तो ये आपको याद रखना है, द इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ प्योर रोटेशन स्पेक्ट्रम इज दैट एवरी टू सक्सेसिव लाइन्स हैव अ कांस्टेंट डिफरेंस ऑफ वेव नंबर इक्वल टू 2B। ये सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है इस पार्ट के लिए कि आपको ये गैप है ना ये किसके बराबर 2B निकलता है, ये इम्पॉर्टेंट फीचर है। Another important feature of the spectra is that the intensities of different transitions are not equal। ठीक है, the intensities pass through a maximum then decrease as J increases further। वो आप ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, पहले इंक्रीज होता है, फिर ज़्यादा इंक्रीज होता है, उसके बाद फिर से डिक्रीज होता है। ठीक है, दिस इज अपीयरेंस ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रम। चलो अगर ये वाला पार्ट आपको समझ नहीं आया इसको छोड़ दो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट थिंग इसकी इसमें जो कॉन्स्टेंट गैप है ना वो कितनी है 2B। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से फिर से देखें, वी सी दैट द रोटेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ ए रिजिड डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट्स ऑफ ए सीरीज ऑफ लाइन्स एट 2B, 4B, 6B, 8B etc. Evidently these lines are equally spaced by amount of 2B and this 2B is called a frequency separation। कभी आपको क्वेश्चन आ सकता है रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में फ्रीक्वेंसी सेपरेशन किस पैरामीटर को बोलते हैं, B को नहीं बोलते हैं, रादर 2B को बोलते हैं। B को बोलते हैं रोटेशनल कांस्टेंट, 2B को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन। याद रखना, और इसका जो यूनिट होता है B का, B इज रोटेशनल कांस्टेंट, इसको होता है सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, सो ये सारा था रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिलेटेड। ठीक है, होप आपको ये सारा समझ आया होगा, नहीं भी आया होगा तो वीडियो बार बार देख लेना। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसके साथ जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम अलग से कर सकते हैं। ठीक है।